नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की लाइव क्लास में बात करेंगे हिंदी मैराथन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो शिक्षण से हैं, भाषा विकास से है और मातृभाषा और भाषा के उद्देश्य, भाषा के कौशल से लिए गए हैं प्रश्न। तो आशा करते हैं आज के प्रश्न जितने भी हैं आप लोगों को पसंद आएंगे। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का प्रश्न जो है 18 है, जिसमें से आप लोगों का 16 प्लस टारगेट रहेगा। तो देखते हैं कितना प्रश्न आप लोग सही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भाषा का मुख्य कौशल है। कह रहा है कि भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है। पहला कह रहा है सुनना लिखना, दूसरा कह रहा है कि पढ़ना, तीसरा कह रहा है बोलना और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो चलिए बताइए जल्दी से कि भाषा का मुख्य कौशल है क्या है। लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए। इसका एक सूत्र होता है, शुभोपली होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी शुभोपली एक इसका सूत्र होता है, उसे याद कर लीजिए। और इस आधार पे हमारा कौन सा सही होगा। तो पहले का आंसर होगा हमारा चौथा। जो चौथा आंसर होगा हमारा पढ़ना, लिखना, सुनना भी होगा और पढ़ना भी होगा, बोलना भी होगा। शुभोपली यही इसका सूत्र होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि भाषा के मुख्य तत्व हैं। यहाँ पे तत्व की बात कर रहा है कि भाषा के मुख्य तत्व कौन से हैं। पहला कह रहा है ध्वनि है, संकेत है, चिन्ह है और कह रहा है चौथा उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दूसरे का। और सभी लोग कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। तो दूसरे का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा चौथा। चौथा उपयुक्त सभी। भाषा के जो मुख्य तत्व होते हैं, ध्वनि भी होता है, संकेत भी होता है और चिन्ह होता है। ध्वनि के द्वारा हम बोल के भाषा का हम बोल के बता सकते हैं छात्रों को, और संकेत के माध्यम से भी हम छात्रों को बता सकते हैं और चिन्ह के माध्यम से भी छात्रों को बता सकते हैं। इस आधार पर हमारा चौथा सही होगा दूसरे का। तो सभी लोगों को पता चल गया है कि भाषा का मुख्य तत्व जो होता है, ध्वनि भी होता है, संकेत भी होता है, चिन्ह भी होता है। इसे याद रखिएगा और नोट्स बनाते चलिए सभी लोग। क्या पता कौन सा प्रश्न आप लोगों को मिल जाए सीटेट में। तो चलिए, ये तो कन्फर्म है कि हिंदी की मैराथन क्लास जो आज बताई जा रही है, इसमें से 3 से 4 जो प्रश्न हैं उसके जो वो तो श्योर आना ही आना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। कह रहा है कि बालक को जो भाषा शिक्षण का शिक्षा जो देना चाहिए वो किस माध्यम से देना चाहिए। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय भाषा, दूसरा कह रहा है मातृभाषा, तीसरा कह रहा है कि द्वितीय भाषा और चौथा कह रहा है कि प्रादेशिक भाषा। यानी बालक को जो हम शिक्षा देते हैं वो कौन सी किस माध्यम से देना चाहिए। कि मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा से देनी चाहिए जो राष्ट्र में बोली जाती है हमारे राज्य में, हमारे देश में। और दूसरा कह रहा है मातृभाषा जो घरों में और हमारे आसपास बोली जाती है। और दूसरा कह रहा है द्वितीय भाषा, यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच की जो भाषा होती है उसे कहा जा रहा है प्रादेशिक भाषा, यानी हमारे प्रदेश में जो बोली जाती है। तो इस आधार पर जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा तीसरे का। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा, मातृभाषा में ही बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो सभी लोगों का आंसर सही आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देख रहे हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि मातृभाषा का अर्थ है। कह रहा है कि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। पहला कह रहा है परिवार की भाषा है मातृभाषा का अर्थ, दूसरा कह माँ की भाषा है मातृभाषा का अर्थ, और तीसरा कह रहा है कि पिता की भाषा है, उपयुक्त कह रहा है कि सभी चौथे का। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। परिवार में जो बोली जाती है वो भाषा है, माँ की भाषा, पिता की भाषा, या फिर उपयुक्त सभी। तो आशा करते हैं इसका आंसर सभी लोगों का सही होगा। तो जल्दी से बताइए कि चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। तो चौथे का आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो परिवार की भाषा होती है उसे भी मातृभाषा ही कहा जाता है। माँ की भाषा से तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ माँ की भाषा, लेकिन जो परिवार में हमारी बोली जाती है उससे तात्पर्य है। और पिता की भाषा माँ बाप और हमारे जो भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, उनसे संबंधित जो भाषा होती है वही बालक को शिक्षा देनी चाहिए, उस आधार पर देना चाहिए। तो ये इस चौथे का हमारा आंसर होगा उपयुक्त चौथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पाँचवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कापी कलम जल्दी लेके बैठिए क्योंकि ये छोटा टॉपिक बड़ा धमाका हो सकता है ये आप लोगों के लिए 5 जुलाई के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है।
पांचवा का हमारा आंसर, हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, होता है क्या, होता है मातृभाषा का उद्देश्य क्या होता है कि मानसिक विकास से होता है, शारीरिक विकास से होता है, बौद्धिक विकास से होता है, उपयुक्त सभी से। तो जल्दी से बताइए कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आशा करते हैं ये सभी लोगों का सही होगा, क्योंकि अभी तक सही करते आए हैं, तो इसको भी सही करिए। 5 तो लगातार चलिए एकदम सही करते हैं कि जो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है उसका होता है क्या है। पहला करा है मानसिक से होता है, दूसरा शारीरिक से, तीसरा करा है बौद्धिक से, और चौथा करा है उपयुक्त सभी से। तो जल्दी से बताइए पांचवें का आंसर क्या होगा। तो पांचवें का आंसर होगा हमारा चौथा। जो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य जो होता है मानसिक होता है, यानी जो बालक के तर्क करने की शक्ति होती है उससे होती है। शारीरिक, शारीरिक उनकी जो वातावरण और जो उनकी अनुवंशिकता होती है उससे होती है। अगर माँ बाप के जो पिता हैं, यानी हमारे माता के जो पिता हैं या फिर पिता के जो पिता हैं, दादा दादी से जो आनुवंशिक गुण आता है वो बालक में समाहित होता है। अगर उनके माता पिता पढ़ने में अगर तेज हैं तो हो सकता है उनके लक्षण जो होते हैं बालक में भी आ सकते हैं, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि उनके अगर किसी के दादा दादी अगर डॉक्टर हैं तो उसके पोता पोती जो होते हैं, उनके लड़के जो होते हैं वो भी डॉक्टर हों। ठीक, और बौद्धिक विकास जो होता है ये उनकी भंडारण शक्ति होती है। इस आधार पर हमारा इसके पाँचवें का चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न कह रहा है कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि, यहाँ पे शिक्षण विधि की बात कर रहा है, याद रखिएगा। शिक्षण विधियाँ, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन सी है। आगमन विधि है, दूसरा कह रहा है कि निगमन है, तीसरा कह रहा है कि अनुकरण, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो छठे का आंसर जल्दी से बताइए कि मातृभाषा जो होती है उसका शिक्षण विधि क्या होता है। इसमें देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, इस पर एक उपयुक्त सभी दिया है तो सभी नहीं हो सकता इसका। तो जल्दी से बताइए, एक एक प्रश्न आपको एक नंबर से काट सकता है। तो समझ सकते हैं कि एक एक नंबर का कितना महत्व हो सकता है कि मातृभाषा का जो प्रमुख शिक्षण विधि है क्या है। आगमन है, निगमन है, अनुकरण है, या फिर उपयुक्त। लेकिन ये प्रश्न को हल करते समय ये याद रखिएगा, मातृभाषा की जो शिक्षण विधियाँ होती है ये प्राय शैशवा अवस्था से लेके बाल्यावस्था तक ही चलता है। कहाँ तक चलता है, बाल्यावस्था तक चलता है। तो याद रख, अब आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि बालक जो होता है शैशवा और बाल्यावस्था में किसके माध्यम से शिक्षण विधि का उपयोग करता है। तो पहला कह रहा है कि आगमन, निगमन, अनुकरण और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा, छठे का आंसर होगा तीसरा, क्योंकि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक जो होता है अनुकरण के माध्यम से ही जो हमारी मातृभाषा होती है, उनकी मातृभाषा होती है, घरों में बोली जाती है, उसको सीखता है बालक। तो अब आप लोगों को आगमन विधि जो होता है ये जो होता है प्राथमिक स्थानों पर होता है, और निगमन विधि जो होता है उच्च कक्षाओं में। यानी आगमन का होता है उदाहरण देके आप बालकों को नहीं सिखा सकते हैं जो मातृभाषा जो शैशवावस्था बाल्यावस्था में होती है। निगमन नियम से होता है, निगमन का अर्थ, और अनुकरण जो होता है बालक देख के सीख लेता है। तो इस आधार पर छठे का हमारा तीसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सभी लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं अभी तक एकदम, और नोट्स बनाते चलिए। हम तो यही कहेंगे कि नोट्स बना लीजिए, और PDF जो है टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं सातवां हमारा क्या कह रहा है कि सातवां कह रहा है कि भाषा अधिगम के कारण होते हैं। कह रहा है कि भाषा अधिगम के कौन से कारक होते हैं। पहला कह रहा है कि भाषा विज्ञान, दूसरा कह रहा है व्याकरण, तीसरा कह रहा है कि भाषा कौशल, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो सातवें का आंसर सभी लोगों को बताना सही, अभी तक सही करते आए हैं, लगातार सही करते आए हैं, तो अब भी सही करिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा सातवें का। तो सातवें का आंसर होगा भाषा विकास, भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल और उपयुक्त सभी। तो भाषा अधिगम के कारण जो होते हैं कौन सा है। तो सातवें का आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। जो भाषा विज्ञान होता है बालक के सीखने की गति पर निर्धारित करता है। व्याकरण जो होता है ये नियम के अधिकार चलता है, यानी जो भाषा सीखने की जो अधिगम विधि होती है व्याकरण यानी एक नियम से चलता है। और भाषा कौशल जो होता है उसके सीखने की शैली पे उसको बालक के निर्भर करता है, और इस आधार पर हमारा उपयुक्त सभी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। देखते हैं आठवां प्रश्न क्या करता है। और जिन भाइयों ने अभी से जुड़े हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के प्रबंधक प्रत्यय के प्रवर्तक हैं, यानी प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे प्रवर्तक की बात कर रहा है शिक्षण अधिगम के प्रबंधक की। पहला कह रहा है BM ब्लूम, दूसरा कह रहा है कि रॉबर्ट ग्लेसर, और तीसरा कह रहा है कि BO स्मिथ, और चौथा कह रहा है कि IK डेविस। तो जल्दी बताइए आठवें का आंसर क्या होगा हमारा। तो आठवें का आंसर होगा हमारा चौथा, जो IK डेविस थे, इन्होंने ही शिक्षण अधिगम प्रबंधक के प्रवर्तक थे, यही। तो यही हमारा आंसर
सही होगा चौथे 8वें का चौथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका वर्गीकरण किसने किया है। वर्गीकरण की बात कर रहा है, यानी वर्गीकरण में होता है बांटना, यानी उसे कितने समूहों में बांटा है, किसने किया है। पहला कह रहा है रॉबर्ट मैगर, दूसरा कह रहा है रॉबर्ट मिलर, तीसरा कह रहा है कि V.S. ब्लूम और चौथा कह रहा है कि B.O. स्मिथ। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 9वें का। आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा। अभी तक सही एकदम देते आए हैं तो अब भी सही आंसर दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन आप लोगों का टारगेट जो होता है कि 30 मिनट में 30 प्रश्न करने हैं, तो उस आधार पे 18 मिनट में 18 प्रश्न करने हैं आप लोगों को। तो जल्दी से बताइए 9वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 9वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, V.S. ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, वहाँ पे देखिए दूसरा था, यहाँ पे दूसरा है। यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कर रहा है कि ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है या फिर सभी होता है। तो 10वें के आंसर जल्दी से बताइए कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है क्या है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है या फिर सभी है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो 10वें के आंसर होगा हमारा चौथा, सभी होता है। ज्ञानात्मक भी हो सकता है उद्देश्य, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक यानी ज्ञानात्मक बने तर्क शक्ति के आधार पे कर सकते हैं, यानी भावों के अनुसार कर, क्रियात्मक करके भी कर सकते हैं। इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा 10वें का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉरी 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये देखिए पाठचर्या से ले लिया गया है, NCF से लिया गया है प्रश्न। देखते हैं क्या कह रहा है कि पाठचर्या से आगामी क्रियाएं जैसे संगीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। क्या सहायक है। पहला कह रहा है कि भाषा और साहित्य को समझने में, दूसरा कह रहा है कि शिक्षक के कार्यभार को कम करने में, और तीसरा कह रहा है कि अधिक अंक प्राप्ति के लिए, और चौथा कह रहा है कि समय और श्रम की बचत के लिए। तो जल्दी से बताइए कि ये जो संगीत है, संवाद है, अंताक्षरी है, भाषण है, वाद विवाद है आदि सहायक किसमें है, किसमें सहायक होता है पाठचर्या आगामी क्रियाओं में। तो पहला कह रहा है कि भाषा साहित्य समझने में के लिए होता है, शिक्षक के कार्यभार को कम करने के लिए और अधिक अंक प्राप्ति के लिए, और चौथा कह रहा है कार्यभार का समय और श्रम की बचत के लिए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 11वें का। ऐसा करते हैं सभी लोगों को पता होगा। तो 11वें का आंसर होगा हमारा पहला, जो भाषा साहित्य को समझने के लिए। यहाँ पे देखिए गीत, संगीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद से जो होता है वो अपने में तर्क वितर्क करते हैं। इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। 12 का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कौन सा कथन संगत नहीं है। यहाँ पे संगत की बात नहीं कर रहा है, याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, संगत की बात नहीं कर रहा। पहला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत होता है। यहाँ पे शिक्षक और जो छात्र होते हैं दोनों के लिए पाठ्य पुस्तक जो होता है आधारभूत होता है। और दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन होता है। जो पाठ्य पुस्तक होता है पढ़ाने में शिक्षण का एक प्रमुख साधन होता है। और तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। यहाँ पे साधन की बात कर रहा है, साध्य की नहीं। और यहाँ चौथा पे कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो जल्दी से बताइए 12वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 12वें का आंसर होगा हमारा चौथा। तो चलिए ये देख ले रहे हैं कि क्या कह रहा है 12वां। देखिए यहाँ पे आप लोगों को उदाहरण के सहित रखा गया है। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, सही है, साध्य है, और साधन नहीं है। कथन संगत नहीं है, यहाँ पे कथन संगत नहीं है क्योंकि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है। साधन का अर्थ है सहायक सामग्री होता है, नहीं होती है, न कि साध्य। यानी साध्य का अर्थ होता है उद्देश्य और साधन का अर्थ होता है सहायक सामग्री। तो इस आधार पे हमारा इसका जो था, इसका आंसर था हमारा 12वें का आंसर था हमारा चौथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देख ले रहे हैं 13वां आंसर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। नोट्स बनाते जाइएगा सभी लोग, बार बार कह रहे हैं हम, नोट्स बनाते जाइएगा। और 13वां कह रहा है हमारा कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है। यहाँ पे दृश्य यानी देखने और सुनने की जो साधन प्रयोग किया जाता है उसका मुख्य प्रयोजन क्या है। तो पहला कह रहा है हमारा कि विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों की क्रियाशीलता बनाने के लिए है, यानी बालक की जो विभिन्न ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसको क्रियाशील बनाने के लिए। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण में विविधता लाना, और तीसरा कह रहा है कि रोचकता तथा संचार करना, और चौथा कह रहा है कि मनोरंजन करना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 13वें का। तो 13वें का आंसर होगा हमारा पहला, जो छात्र होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो तर्क वितर्क कर सकें। तो चलिए देख ले रहे हैं क्या कह रहा है 13वें का।
13वां कह रहा है हमारा, ये देखिए उदाहरण के साथ आप लोगों को प्रस्तुत किया गया है कि आप लोगों को कोई भी डाउट न रह जाए। कह रहा है कि शिक्षण जो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है, क्योंकि जिस अधिगम, कह रहा है कि जिस अधिगम से, देखिए यहाँ पे दिया है, जिस अधिगम से अधिक अधिक ज्ञानेंद्रियाँ भाग लेती हैं वो अधिगम उतना ही प्रभावशाली होता है। यानी जिसके द्वारा, जिस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बालक जो होता है अधिक श्रम करता है वो अधिक प्रभावशाली होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। आप लोगों को उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप लोगों को डाउट न रह जाए कोई। और 14वां कह रहा है हमारा ये कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी। यहाँ पे देखिए अर्थ ग्रहण की बात कर रहा है, विकास के लिए कौन सा उपयोगी। पहला कह रहा है कि समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, तीसरा कह रहा है मौन वाचन, और चौथा कह रहा है सस्वर वाचन। ये प्रश्न सीटेट 2018 में आ चुका है, सीटेट 2018 में आ चुका है, याद रखिएगा ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी क्या है? पहला कह रहा है समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा और मौन वाचन, और चौथा कह रहा है कि सस्वर वाचन। तो 14वें का आंसर जल्दी से बताइए। 14वें का आंसर होगा हमारा, सभी लोग बताइए जल्दी से, 14वें का आंसर होगा, सभी लोगों को समान आ रहा है, तो मौन वाचन होगा। मौन वाचन होगा, इसके द्वारा अर्थ ग्रहण कौशल के विकास को उपयोगी बनाया जा सकता है। चलिए आइए देख ले रहे हैं 14वां क्या कह रहा है। कह रहा है 14वां हमारा यहाँ ये कह रहा है कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए मौन वाचन, जो मौन वाचन होता है, मौन वाचन अधिक उपयोगी होता है। व्याकरण शिक्षा से भाषागत शुद्धता, यानी जो शुद्धता होती है व्याकरण के द्वारा, शुद्धता जो होती है विकास होता है, शुद्धता का विकास होता है। सस्वर वाचन से उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है, यानी सस्वर वाचन से भी शुद्धता का, लेकिन यहाँ जो व्याकरण है, व्याकरण द्वारा नियमबद्ध हम उसके क्रमशः उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सभी लोग अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो एक बार यस जरूर करिए, यस जरूर करिए, तब आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से यस करिए। सभी लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत है कि एक बार यस जरूर कर दीजिए। अगर प्रश्न आज के अच्छे लग रहे हैं, मैराथन क्लास के जो प्रश्न हैं अच्छे लग रहे हैं, तो जल्दी से एक बार यस करिए, यस करिए, तो आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। सभी लोग भाई बहनों से निवेदन है कि जल्दी से यस करें, जल्दी से प्रश्नों पे। तो 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दोष है, कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें दोष क्या है। पहला कह रहा है कि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे कह रहा है संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे कह रहा है कि यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करता। यहाँ पे मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा है कि नहीं होता है। और तीसरा कह रहा है कि अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 15वें का आंसर होगा हमारा चौथा। यहाँ पे देखिए इनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? होती है। और दूसरा कह रहा है कि ये विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन, अगर अर्जित जो ज्ञान है उनका, उसके द्वारा हम उसके मौखिक द्वारा उसकी मूल्यांकन किया जा सकता है। और यहाँ पे कह रहा है इनमें अंकन की सुनिश्चित मापदंड नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपका मूल्यांकन किया जाए तो हो सकता है। इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये तीनों सही है। तो बचा कौन हमारा? चौथा। तो चौथा हमारा सही है। तो चलिए आज देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ये कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करता। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती तथा इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं होता। तो आशा करते हैं आप लोगों को उदाहरण समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जितने भी उदाहरण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी 16वें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या होता है। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में जो उपलब्धियां हैं उसकी जांच की जा सकती है। किसके द्वारा किया जा सकता है? हिंदी शिक्षण में उपलब्धियों की जांच किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला कह रहा है कि निबंधनात्मक प्रश्नों से, दूसरा कह रहा है कि बौद्धिक परीक्षणों से, और तीसरा कह रहा है प्रोजेक्टिव परीक्षण से, और चौथा कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण से। तो जल्दी से बताइए 16वें का आंसर क्या होगा हमारा, कि किसके माध्यम से हिंदी शिक्षण उपलब्धि की जांच किया जा सकता है। किसके माध्यम से किया जा सकता है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? किस पे जा रहे हैं आप लोग? पहले प्रश्न पे जा रहे हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे? कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिन भाइयों ने अभी से जुड़े हैं उनके लिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप लोग नए हैं तो जल्दी, आप लोग सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी लाइव आएंगे हम। तो 16वें का आंसर जल्दी से बताइए। 16वें का आंसर होगा हमारा चौथा, उपलब्धि परीक्षण से
किया जा सकता है, हिंदी शिक्षण उपलब्धि की जांच किया जा सकता है। तो चलिए आइए देख ले रहे हैं, इसका सोल्व देख ले रहे हैं। क्या कह रहा है कि जो उदाहरण इसका, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा हिंदी शिक्षण में उपलब्धियों की जांच किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कितने लोग करते हैं इस प्रश्न को। ये अभी तक का सबसे अच्छा और सबसे मस्त प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे उपयुक्त की बात नहीं कर रहा है कि जो उपलब्धि परीक्षण किया जाता है उसका संबंध कौन से कथन से नहीं है, किस इन चारों में से कौन सा कथन नहीं है। पहला कह रहा है कि निबंधनात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में प्रस्तुत वस्तुपरकता का अभाव रहता है। दूसरा कह रहा है कि मौखिक परीक्षण में पक्षपात की आशंका रहती है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं रहता। और चौथा कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मौलिकता का विकास होता है। तो जल्दी से बताइए 17वें का आंसर क्या होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न एकदम आप लोगों को हिला के रख देगा, क्योंकि अधिकतर लोगों का ये गलत होने वाला है। तो जल्दी से बताइए 17वें का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए 17वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो चलिए देख ले रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। किस प्रश्न में जा रहे हैं 17वें पे आप लोग, एक बार सोच समझ के उत्तर दीजिएगा इसका। निबंधनात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन का वस्तुपरकता अभाव हो रहता है, याद रखिएगा। और दूसरा कह रहा है कि मौखिक परीक्षण का पक्षपात आशंका रहता है, यानी इसमें पक्षपात की भावना रहती है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं रहता है, यानी क्रियात्मक जो करके परीक्षाओं, जो लिखित परीक्षाएं होती हैं या फिर अपने जो उसका क्रियात्मक होता है उसके द्वारा। चौथा का वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की मौलिकता का विकास होता है। तो जल्दी से बताइए 17वें का आंसर क्या होगा। 17वें का आंसर होगा हमारा चौथा। इससे संबंध नहीं, उपयुक्त में से नहीं है, मौलिकता का विकास नहीं होता। चलिए देख ले रहे हैं 17वां क्या कह रहा है हमारा। 17वां ये कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है, यानी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। और यहाँ कह रहा है ये कथन उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है ये देख ले रहे हैं कि उपयुक्त, ये कथन सही नहीं है। पर क्यों नहीं सही है चलिए देख ले रहे हैं। क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का उद्देश्य ज्ञानात्मक परीक्षण करना होता है। और दूसरा कह रहा है कि शेष सभी का जो उपयुक्त है, उपरयुक्त होगा यहाँ पे, उपरयुक्त कथन है वो सही है। तो इस आधार पे हमारा बचा कौन सा आंसर सही होगा, तो चौथा हमारा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। और 18वां आप ही लोगों के लिए रखा गया है। तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये प्रश्न जो रखते हैं आप लोगों के लिए कठिन भी रहता है, जिन भाइयों को के लिए नहीं आ रहा है तो वो ध्यान से पढ़िए पहले इस प्रश्न को। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि आप लोगों को पहले ही ये प्रश्न बता दिया गया है। चौथे और पाँचवें जो प्रश्न था उसमें बता दिया गया है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का तुलनात्मक विधि है। क्या है, व्यतिरेकी विधि। दूसरा कह रहा है सिद्धांत प्रणाली। तीसरा कह रहा है व्यास प्रणाली। और चौथा कह रहा है कि तुलना प्रणाली। तो जल्दी बताइए द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि क्या है। द्वितीय भाषा आप लोगों को बताया था, द्वितीय भाषा क्या होती है बता चुका हूँ। तो 18वें का आंसर जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। सभी लोग, जितने भी लोग लाइव थे अब तक, सभी लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितने लोगों ने 18 में से 15 प्लस पाया है, या फिर 16 या फिर 17 या फिर 18 पूरा सही पाया है। तो जल्दी से बता दीजिए कि 18वें का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सभी लोग। और अगली क्लास जो है किस पे बनाई जाए ये भी बता दीजिए आप लोग। और आप लोगों को आंसर नीचे दिया गया है, याद रखिएगा आंसर नीचे दिया गया है। और आप लोग जो है प्रश्नों को नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। अगले पेपर जो है हमारा 1.5 महीने या 2 महीने बचा हुआ है हमारा। तो आशा करते हैं आज के प्रश्न जितने भी थे आप लोगों को पसंद आए होंगे। हिंदी मैराथन की जो क्लास थी आज की, अगर एक बार अच्छे लगे होंगे आज के सभी प्रश्न, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए कि अगली जो क्लास है किस पे चलाई जाए। तो आशा करते हैं आज आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा और आप लोगों की जो गतिविधियाँ हैं वो परीक्षा से उपयोगी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।